नमस्कार दोस्तों, 23 मार्च 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर डिस्कशन में आपका स्वागत है। भाई, मार्टियर्स डे शहीद दिवस की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। 23 मार्च, इस दिन पे हमारे 3 जवानों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के लड़ते लड़ते देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जान दे दी, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको याद करें। आज की न्यूज एनालिसिस की बात करें तो पहली न्यूज है, लोकसभा पासेस एनसीटी बिल टू डिफाइन दिल्ली गवर्नमेंट। इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको नहीं पता हो तो आप पर्टिकुलर इस वीडियो को देख लीजिए जाके। इसके रिस्पेक्ट में जो भी नए नियम कानून बनाए गए हैं, ये नए नियम कानून क्यों बनाए गए हैं, इसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं दिल्ली में, इन सब चीज़ों की मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बात की है। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को देख लो, अगर नहीं देखिए देख ली तो वेल एंड गुड। तो हुआ यह है कि मंडे को लोकसभा में बहुत हीटेड एक्सचेंजेस हुए। रूलिंग साइड और अपोजिशन ने आपस में एक दूसरे के साथ बहस की, जो कि नॉर्मल कर हमारे पार्लियामेंट में देखा ही जाता है। और वॉइस वोट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को पास करा दिया गया। इसके चलते दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की पावर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से बढ़ाया गया है और दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और उनके जो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी ताकत को यहाँ पे कम किया गया। ये जो बिल था वो लोकसभा में 15 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस बिल ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड किया है। और इसको एनेक्ट क्यों किया गया है? टू सप्लीमेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और जो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी ताकत क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो यहां पे बताया गया। 1991 वाले लॉ के 4 सेक्शंस को बदला गया है। साथ साथ दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो बताया गया कि दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली की गवर्नमेंट का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा यहां पे बढ़ा दिया गया है। अब उसका एक रीजन ये भी है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर रही थी, और उन एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई डिस्कशन नहीं होता था, इंप्लीमेंट करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से डिस्कशन होता था। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोला कि ये लो एक्ट, अब तुम कोई भी डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर से डिस्कशन के बिना इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। यहां पे अगर हम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 की बात करें तो दिल्ली का जो करंट स्टेटस है एज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, ये किसके बाद आया? तो ये 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 239AA और 239BB को हमारे संविधान में जोड़ा गया। और आप देखोगे कि इसके साथ साथ ही यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट भी पास किया गया, जिससे असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों को बताया गया। तो ये जो जीएनसीटीडी एक्ट है, ये दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की ताकत बताता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी ताकतों को बताता है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को बताता है। ये बताता है कि चीफ मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते वक्त किस हद तक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 में लिखा हुआ है, और इसी एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया गया है, और इस अमेंडमेंट के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स को बढ़ाया गया है। सरकार दिल्ली की किसके नाम की होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम की होगी। और चीफ मिनिस्टर को यह बोला गया है कि कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंप्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से तो बात करोगे ही करोगे। इस वीडियो को देख लीजिए, चीजें और क्लैरिफाई हो जाएंगी। आज एक एडिटोरियल भी छपा है इसके रिस्पेक्ट में, जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया है। उस एडिटोरियल में कुछ फाइनल पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन फाइनल पॉइंट्स को मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे जो मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बना रखी है वो आपको मिल जाएंगी। आप एक बार जाके उनको भी देखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे लेक्चर की पीडीएफ्स के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। अब सचिन वाजे के रिस्पेक्ट में कुछ दिन पहले भी मैंने बात की थी आपसे, एक वीडियो मैंने अलग से आपके लिए बनाई है, जहां पे मैंने पूरा केस समझाया था कि परमबीर सिंह, जो कि पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा उद्धव ठाकरे जी के नाम पे, जहां पे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के अगेंस्ट सीरियस करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। ऐसा बोला गया कि अनिल देशमुख जी पुलिस ऑफिसर्स को बोलते थे कि मुझे महीने के 100 करोड़ रुपए का चंदा ला के दो। अब ऐसे में सचिन वाजे का नाम कैसे आ गया है?
तो मुकेश अंबानी का जो घर है इंटीलिया, उसके बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिली और स्कॉर्पियो कार में कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल था, जिसके चलते सचिन वाजे को भी पकड़ के बंद कर दिया है, अरेस्ट कर लिया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सचिन वाजे से इंटेरोगेशन कर रही थी, तो सचिन वाजे ने क्या बोला कि मैं आपको तभी कुछ जवाब दूंगा जब इस इंटेरोगेशन के दौरान मेरा लॉयर सामने बैठा होगा। सचिन वाजे बहुत लंबे समय तक पुलिस की सर्विस में नहीं थे। इनको कुछ साल पहले पुलिस की सर्विस में, कुछ साल पहले नहीं, शायद 2020 में कोरोना के पैंडेमिक के समय पे सचिन वाजे को वापस पुलिस में लिया गया। काफी पॉलिटिकल कनेक्टेड नजर आ रहे हैं सचिन वाजे अगर आप बाहर से देखो तो अपने इंटेरोगेशन के दौरान सचिन वाजे ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को साफ साफ बोल दिया कि जब तक मेरा लॉयर इस इंटेरोगेशन में नहीं बैठा है मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। प्लस एक एप्लीकेशन और फाइल की गई है कि पुलिस कस्टडी में भी मैं अपने लॉयर से अलग से प्राइवेट में बात करना चाहता हूं, मैं अपने लॉयर से पुलिस वालों के सामने बात नहीं करूंगा। अब जब ये डिमांड सचिन वाजे ने यहां पे पुटअप करी, तो दुनिया भर में एक पर्सन जिसको कस्टडी में ले रखा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, जिसके ऊपर अभी भी चार्जेस लगाए नहीं गए हैं, फ्रेम किए जा रहे हैं, ऐसे केसेस में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास किस हद तक ताकत है उससे स्टेटमेंट लेने की। सचिन वाजे साफ साफ बोल रहा है कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, और लॉयर को बुला के लेके आओ, मैं अपने लॉयर से अकेले में बात करना चाहता हूं। यहां पे बहुत सारी चीजें अब जुडिशरी के ऊपर आ जाती हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इस केस में बोलेगा। अगर आप इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देखो, तो यह क्या करता है, इट अफर्म्स द राइट ऑफ एन एक्यूज्ड to be informed of the reasons of an arrest, the charges against him and the right to be provided legal assistance। मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR क्या बोलता है कि एक पर्सन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपने उसको क्यों अरेस्ट किया है, उसके ऊपर आपने क्या क्या इल्जाम लगाए हैं, और अगर इल्जाम लगे भी हैं तो उसको लीगल असिस्टेंस मिलनी चाहिए। एक लॉयर अपॉइंट किया जाएगा, वो लॉयर उस पर्टिकुलर पर्सन को जुडिशरी में जाके रिप्रेजेंट करेगा, और जब तक उसको एक जज सजा नहीं सुना देता तब तक लॉयर का एक्सेस रहेगा। इनफैक्ट सजा सुनाने के बाद भी अपील फाइल करने के लिए लॉयर का एक्सेस होना चाहिए। यहां पे एक इंपॉर्टेंट शब्द सुनने में आ रहा है, मिरांडा राइट्स और मिरांडा वार्निंग। मिरांडा राइट्स और मिरांडा वार्निंग यूएस में रेफर किया जाता है। यूएस में होता क्या है कि जब भी कोई पुलिस वाला किसी एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट को अरेस्ट करता है, अगर आपने कोई यूएस की सीरीज देखी हो तो उसमें देखोगे कि पुलिस वाले ने उसको हथकड़ी पहनाई और बोला यू हैव ऑल राइट्स टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग सेड by you can be used against you in the criminal, in the court of law, you have the access to lawyer। कुल मिला के वहां पे पुलिस ऑफिसर उस पर्टिकुलर सस्पेक्ट को बता रहा है कि यहां कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे खिलाफ एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तुम्हें लॉयर का एक्सेस मिलेगा, अपने लॉयर के सामने जो बोलना हो बोलना। इसको मिरांडा राइट्स, मिरांडा वार्निंग बोला जाता है। इसको बड़े फैसिनेटिंग तरीके से यूएस के जो सीरियल्स है ना उसमें इस्तेमाल भी किया जाता है, अगर आप देखते हो बाहर के सीरियल्स तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि भाई लीगल प्रोसिक्यूशन में जब आपके खिलाफ कोई इल्जाम लगाया गया तो आपके पास लॉयर का एक्सेस रहेगा, आपसे लॉयर का एक्सेस छीना नहीं जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया। अब अजमल कसाब ने बम फोड़ दिया, इतने सारे लोगों को गोली मार दी, तो वो तो ये नहीं बोल सकता कि भाई मुझे लॉयर का एक्सेस दो, ठीक है, 4 पुलिस वाले थप्पड़ मारेंगे चुप रह देंगे। लेकिन सचिन वाजे ये तो मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर है, सस्पेंडेड है। अब भले ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक बॉम्ब के केस में उससे इंक्वायरी कर रही है, लेकिन तब भी वो यहां पे ये बोल सकता है कि भाई लॉयर का एक्सेस चाहिए। हमारे संविधान में इस प्रकार के पर्संस को जिनको किसी इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करके रखा गया है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल है। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। मैं आपको बता दूं ये सारे सेफगार्ड्स में लक्ष्मीकांत में डिस्कस कर चुका हूं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या बोलता है, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब एक पर्सन के अगर कोई ऊपर इल्जाम लगा है तो वो अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, इसको बोला जाता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दूसरा आर्टिकल 22 states that a person cannot be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. This includes provisions that grant an accused the right to consult a lawyer। मतलब आर्टिकल 22 साफ साफ ये बोलता है कि एक इंसान को अधिकार है कि उसको लॉयर की एक्सेस प्रोवाइड की जाएगी और उसका लॉयर उसको डिफेंड करेगा। राइट टू कंसल्ट अ लॉयर उस आदमी का अधिकार है। लेकिन यहां पे सचिन वाजे लॉयर से अकेले मिलने की बात कर रहा है और कह रहा है कि इंटरोगेशन लॉयर्स के सामने होना चाहिए। अब लॉयर की एक्सेस तो भाई सचिन वाजे को प्रोवाइड की ही जाएगी, बट क्या इंटरोगेशन लॉयर के सामने होगा, क्या लॉयर से अकेले मिल सकता है सचिन वाजे, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये होंगी या नहीं होंगी इसके ऊपर जुडिशरी ये पॉइंट क्लियर कर सकती है। नेक्स्ट यहां पे सेक्शन 41D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी आ रहा है। ये क्या बोलता है, इट स्टेट्स
that an accused is entitled to meet an advocate of his choice during interrogation through though not without interrogation. though not throughout interrogation मतलब कि इंटेरोगेशन के दौरान एक पर्सन को यह आज़ादी दी गई है अंडर सेक्शन 41D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब एडवोकेट इंटेरोगेशन चल रही है हमेशा उसका लॉयर उसके साथ रहेगा, हमेशा उसका लॉयर उसके साथ नहीं रहेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, द लीगेसी ऑफ तोमर किंग अनंगपाल। अगर आपने मीडियल हिस्ट्री पढ़ी है, मैं वैसे मीडियल हिस्ट्री की किताब आपके लिए भी बना रहा हूँ, बट थोड़ी बहुत जो भी मैंने मीडियल हिस्ट्री पढ़ाई है उसमें आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली सल्तनत से पहले तोमर किंग का राज हुआ करता था दिल्ली में। 11वीं शताब्दी में ये जो तोमर किंग था अनंगपाल, इस अनंगपाल ने दिल्ली के प्रेजेंट नाम को पॉपुलराइज करने के लिए और दिल्ली में आबादी को सेटल करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। और रिसेंटली सरकार ने एक कमेटी बनाई है जो कमेटी कोशिश करेगी कि जो 11वीं शताब्दी का रूलर था तोमर किंग अनंगपाल 2, इसकी लेगेसी को पॉपुलराइज किया गया है। दिल्ली के लोगों को यह बताया जाए कि आपके दिल्ली में केवल मुगलों का ही नहीं, केवल दिल्ली सल्तनत का ही नहीं, इन तोमर रूलर्स का भी कभी कभी नाम हुआ जाता था। ये जो दिल्ली नाम है, ऐसा बोला जाता है कि इन तोमर रूलर्स ने ही दिया है दिल्ली को। तो दिल्ली को रीपॉपुलेट करना, मतलब दिल्ली में आबादी को सेटल करना, ये भी अनंगपाल 2 ने ही करवाया था। ठीक है भाई। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का यहाँ पे नाम आ रहा है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी का एक मिशन है कि भाई करेक्ट हिस्ट्री का वर्जन प्रोवाइड करना है देश के लोगों को। ठीक है ना भाई। तो जो भी हिस्टोरियंस, एकेडमिशियंस और आर्कियोलॉजिस्ट लिखते हैं वहां पे लोगों तक दिल्ली की करेक्ट हिस्ट्री पहुंचाई जा सके, इसकी कोशिश करेगी सरकार। अनंगपाल 2 यहाँ पे न्यूज में, तो अनंगपाल 2 का नाम था अनंगपाल तोमर। तोमर डायनेस्टी के राजा थे। ठीक है। प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा में राज करती थी ये तोमर डायनेस्टी। तोमर डायनेस्टी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक एक्टिव थी, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे अनंगपाल तोमर 2। और अनंगपाल तोमर 2 के ग्रैंडसन इनसे भी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। ये वही पृथ्वीराज चौहान है जो बैटल ऑफ तरेन में घुरिड फोर्सेस से हार गए थे 1192 में। बाद में बहुत सारी कहानियां हैं कि इन्होंने आंख बंद करके मोहम्मद गोरी को तीर मारा और मोहम्मद गोरी मर गया। वो काफी सारी कहानियां मिथिकल बताई जाती हैं। बट दिल्ली सल्तनत से पहले जो लास्ट रूलर था तोमर डायनेस्टी का, वो था आपका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है भाई। तोमर डायनेस्टी ने अपनी जो कैपिटल थी वो 8वीं शताब्दी में ढिलिकापुरी में यानी कि दिल्ली में शिफ्ट की अनंगपाल 2 के रूल के दौरान। आज की डेट में जो दिल्ली का नाम है वो कहीं ना कहीं इन तोमर रूलर से आता है। इस दिल्ली नाम के शहर को रिकॉर्पोरेट करने की जो जिम्मेदारी है या फिर जो क्रेडिट है वो भी तोमर रूलर्स को ही जाता है। और अनंगपाल 2 ने लाल कोट फोर्ट बनवाया और अनंगताल बावली बनवाई। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को दिल्ली की लेगेसी में अनंगपाल का नाम याद दिलाने की कोशिश कर रही है सरकार। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है गांधी पीस प्राइज 2020। मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने यह बोला है कि भाई देखिए 2020 का और 2019 का गांधी पीस प्राइज दिया गया। 2020 का गांधी पीस प्राइज दिया गया बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान कौन है? जो कि माने जाते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश। ये वो पर्सन है जिसने बांग्लादेश की आजादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। 1975 में इनको असैसिनेट कर दिया गया था, बट 1971 में जो बांग्लादेश को आजादी मिली तो बांग्लादेशी लिबरेशन मूवमेंट का जो मूवमेंट था इसको कौन लीड कर रहा था? तो इसको लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। इसको बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान भी कहते हैं। और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की यहां पे इनको गांधी पीस प्राइज क्यों दिया जा रहा है? इनको गांधी पीस प्राइज इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ढाका जाने वाले हैं 26 मार्च 2021 को। और ढाका जाके ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से मिलेंगे। बांग्लादेश स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ रिश्ते इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इन रिश्तों को सुधारने के लिए इस प्रकार के कुछ सॉफ्ट डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी पीस प्राइज देना। फिर 2020 के पहले जो गांधी पीस प्राइज 2019 था, ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया भाई आपका हिज मेजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ऑफ ओमान। जिनको हिज मेजेस्टी बोला जाता है, ये बड़े एलीट टाइप के लोग हैं। ठीक है, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों से अलग हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने ओमान पे राज किया। अनफॉर्चुनेटली अब ये नहीं है। इनकी मृत्यु हो गई थी जनवरी 2020 में। सुल्तान कबूस ये लॉन्गेस्ट रेनिंग लीडर रहे हैं मॉडर्न अरब वर्ल्ड के, ओमान के। और कहीं ना कहीं इनके लीडरशिप में ओमान के इंडिया के साथ रिश्ते बहुत अच्छे लगे हैं। इसलिए 2019 का जो गांधी पीस प्राइज था
वो सुल्तान कबूस को दिया गया है भारत सरकार की तरफ से। तो 2021 में 2 लगातार सालों के यहाँ पे पीस प्राइस अनाउंस किए गए। 2018 में पिछले 4 सालों के पीस प्राइस अनाउंस किए गए थे। गांधी पीस प्राइस की बात की जाए तो इसका नाम महात्मा गांधी जी के आगे पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देती है। दिस इज अ ट्रिब्यूट टू गांधीयन आइडल्स। इस पीस प्राइस को लॉन्च किया गया था 1995 में ऑन द ओकेजन ऑफ 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। चूंकि इसका नाम ही है गांधी पीस प्राइस, मतलब कि गांधीयन आइडियल्स को फॉलो करने वाले लोग और वो लोग जो कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, इस प्रकार के एक्टिविटीज के लिए पीस प्राइज दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ का कैश, 1 प्लाक और एक साइटेशन दिया जाता है। ये किसी भी रेस के लोगों को, किसी भी देश के लोगों को, किसी भी जेंडर और किसी भी क्रीड के लोगों को दिया जा सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 4 में ह्यूमन वैल्यूज में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर वोल्केनो बॉन्ड्स। भैया डैनिश रॉड क्रॉस ने एक बॉन्ड स्पॉन्सर किया है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा वोल्केनिक इरप्शंस के अगेंस्ट। कुछ कंट्रीज के नाम लिए जा रहे हैं, चिली, इक्वेडोर, कैमरून, कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे वोल्केनिक इरप्शंस बहुत कॉमन है। इन वोल्केनिक इरप्शंस के चलते इकोनॉमी का बहुत नुकसान होता है, जान माल का काफी नुकसान होता है। तो ये जो रेड क्रॉस नाम की डिजास्टर रिलीफ एजेंसी है, ये स्पॉन्सर कर रही है कहीं ना कहीं इन बॉन्ड्स को। अब बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बॉन्ड में एक इश्यूअर होगा, एक स्पॉन्सर होगा, एक इन्वेस्टर होगा। एक इश्यूअर बॉन्ड को इशू करेगा, उसमें एक स्पॉन्सर होगा जो कि बॉन्ड से आए हुए पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेगा, और एक इन्वेस्टर होगा जो पैसा उसमें खर्च करेगा। ये वोल्केनो बॉन्ड एक प्रकार का कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड है। कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या करते हैं? दे इंश्योर अगेंस्ट द डैमेज फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स। तो कहीं पे अर्थक्वेक आ गया और स्टॉर्म आ गया तो वहां पे लोगों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड का पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो बॉन्ड है ये बहुत हाई यील्ड देते हैं इन्वेस्टर्स को, इसलिए वो बहुत रिस्की होते हैं। होगा क्या कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न होगा वो ज्यादा होगा। तो अगर 5-6 साल के लिए भी कहीं पे कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर नहीं आता है तो उनका पूरा का पूरा प्रिंसिपल और अच्छा खासा प्रॉफिट वसूल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजास्टर आ गया तो इनका पूरा पैसा बैठ भी जाएगा। ठीक है, तो इशूअर यहाँ पे कोई बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो इस बॉन्ड को इशू करेगी। इस बॉन्ड में जो इन्वेस्ट करेगा उसको वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, समय समय पे इंटरेस्ट देगी, और जो पैसा आएगा वो डेनिश रेड क्रॉस के पास जाएगा, और डेनिश रेड क्रॉस कहीं पे अगर वोल्केनो आ रहा है तो लोगों की मदद के लिए पैसा खत्म करेगा। ठीक है, यहां पे कुछ इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, प्लेनम इन्वेस्टमेंट्स, स्क्रॉडर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो भाई इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं काफी रिस्की होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनीज ही यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती हैं। कुछ साल भी इन्वेस्टमेंट चल गई तो पूरा पैसा बाहर निकल आएगा, और अगर कोई डिजास्टर आ गया तो पैसा बैठ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट है विशाखा कमिटी गाइडलाइंस लेटर जजमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बोला है कि जो विशाखा कमिटी गाइडलाइंस ले डाउन की थी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करो। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कोर्ट? कोर्ट ये बोल रहा है कि भाई वो लेडी इंप्लॉयज जो कहीं पे जाके नौकरियां करती हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो वो उस चीज को कंप्लेन करती हैं। अभी कंप्लेन करने के बाद जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई, प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। कंप्लेन करने के बाद जब कंप्लेन वापसी की रिक्वेस्ट डाली जाती है वो सही नहीं है, क्योंकि वापसी रिक्वेस्ट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। रिसेंटली हुआ यह है कि जस्टिस रविंद्र वी घुगे और जस्टिस भालचंद्र यू ढेबवार ये औरंगाबाद बेंच में बैठते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की। इन्होंने एक एफआईआर को क्वैश कर दिया 18 मार्च को। हुआ क्या कि इस एफआईआर में एक आदमी ने यह बोला कि जिस वुमेन ने मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगाए थे उस वुमेन के साथ मैंने मांडवली कर ली, नेगोशिएशन कर रहा है, कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसलिए उस वुमेन ने मेरे खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगा दिए, मैंने कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं लिया है, आप ये केस वापस ले लो। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे सीधे सीधे नजर आ रहा है कि बैक एंड में कुछ ना कुछ मांडवली हुई है, कुछ ना कुछ उस मैन और लेडी के बीच में बातचीत हो गई होगी और उसके लिए वो केस को रफा दफा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रविंद्र वी घुगे और बालचंद्र यू ढेबर क्या बोल रहे हैं कि जो विशाखा कमेटी गाइडलाइंस आई थी ये वुमेन को वर्क प्लेस पे प्रोटेक्ट करने के लिए आई थी। अगर आप विशाखा गाइडलाइंस की बात करिए तो ये सुप्रीम कोर्ट इन विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट 1997 में लाया गया। इन गाइडलाइंस के 3 ऑब्लिगेशंस थे।
कि जिन इंस्टीट्यूशंस में भी वुमेन जाके नौकरियां कर रही हैं वहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रोहिबिशन होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, रिड्रेस होना चाहिए। इसके लिए वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक कंप्लेंट कमेटी बनाएगा, जो कंप्लेंट कमेटी इस बात में इंक्वायरी करेगी कि क्या सच में उस वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, और जो गाइडलाइंस थी लीगली बाइंडिंग थी। अब प्रॉब्लम यह है कि वुमेन अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्ज लगा रही है और बाद में आप चार्ज वापस ले रहे हो, तो यहां पे कोई एडजुडिकेशन नहीं हुआ, यहां पे कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, यहां पे ये चीज सामने नहीं आई कि सच में हैरेसमेंट हुआ या नहीं हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, किसको सजा मिली, कुछ नहीं हुआ। बैक एंड से यहां मांडवली करने की बात हो रही है। इस चीज को क्वेश्चन कर दिया मुंबई हाई कोर्ट की बेंच ने, उसने बोला ये नहीं हो पाएगा, अगर चार्जेस लगे हैं तो आप चार्जेस की इंक्वायरी करिए और प्रॉपर डिसीजन लीजिए एंड में। वुमेन हैरेसमेंट को रोकने के लिए 2013 में एक एक्ट भी पास किया है हमारी पार्लियामेंट ने, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट। कहीं ना कहीं ये विशाखा गाइडलाइंस को और ब्रॉडन करता है। विशाखा गाइडलाइंस के अंदर और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के अंदर एक एग्रीव्ड विक्टिम कौन होगा, वो एक ऐसी वुमेन हो सकती है जो किसी भी एज की हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि वो वुमेन वहां पे वर्किंग हो। अगर वो वर्किंग नहीं भी है, किसी काम से गई है, तो उसके खिलाफ भी कुछ हुआ है, तो भी यहाँ पे इस विशाखा एक्ट के और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट के जो प्रावधान है वो लागू होंगे। किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर को यहाँ पे चेक करने की बात की गई है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की पूरी जो डेफिनेशन है वो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखी हुई है। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी में चीज काम आएगी, जनरल स्टडीज पेपर 1 में रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के यहाँ पे मैं कहूंगा कि हाई कोर्ट का एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, फिर मांडवली होकर पीछे से चीजें सेटल डाउन हो जाती हैं। सेटल डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए और उस लीगल फ्रेमवर्क का इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर पहले आपने कंप्लेन फाइल की और बाद में आपने कंप्लेन वापस ले ली, तो एक प्रकार से आप जुडिशियल प्रोसेस का मजाक भी उड़ा रहे हो, दूसरा कहीं ना कहीं उस वुमन के साथ अत्याचार भी हो रहा है, अगर सच में उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग में डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश साइन केतवा बेन लिंक प्रोजेक्ट। इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, रीजन बिंग कल विनीत सर इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो देख ही लीजिए आके। लगभग 18-19 मिनट की वीडियो है, और यहाँ पे केन रिवर, बेतवा रिवर, ठीक है, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, कौन कौन से रीजन्स को बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, ये सब विनीत सर बहुत डिटेल में बता चुके हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ नहीं। ये इसका मैप का रिप्रेजेंटेशन है, ये मैप रिप्रेजेंटेशन भी कल विनीत सर ने दिखाया, तो आप इस वीडियो को देख लो जाके। ये जो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप लिया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केंद्र तीनों ने मिलकर लिया है। मोदी जी भी यहाँ प्रेजेंट थे जब एग्रीमेंट साइन किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रेजेंट थे। इस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में एक्सेस वाटर को केन से बेतवा में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए एक दौदान डैम बनाया जाएगा, कैजुअल लिंकिंग, कैनाल लिंकिंग की जाएगी दोनों रिवर्स की, लोअर और प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कोठा बैरेज और बीना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसके पार्ट है। एनुअल इरिगेशन पोटेंशियल इसका 10.62 लाख हेक्टेयर्स का है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करेगा 62 लाख लोगों को, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखी जाके पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर में और कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, अपने ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, इन वीडियोस के बारे में बताएं। एडिटोरियल, डेली करंट अफेयर्स और करंट की वीडियोस तो बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो। तो जितना ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करोगे उतना आप हेल्प करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।